हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 9, जिसमें हम साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर पढ़ेंगे। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमारी जितनी भी टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेलर ने दी हैं वो यहाँ पर शॉर्ट में हैं। एक है फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, मेंटल रिवॉल्यूशन। अब वर्क स्टडी के अंदर ये 4 भी आते हैं। एक है फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी। अब इनको बारी बारी अलग अलग पढ़ते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप, इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या बोला है, टेलर ने सजेस्ट किया है कि जो हमारी फैक्ट्री है उसको 2 डिपार्टमेंट्स में बांट देना चाहिए। एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या आता है ये देखते हैं। एक है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या होगा? टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जो हमारे स्टेप्स हैं उनका सीक्वेंस जो है उसको फिक्स करना, ये किसका काम है? रूट क्लर्क का। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या देगा? जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएगा वर्कर्स को। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इसका क्या काम है? टाइम जो है हमारे किसी भी जॉब को या फिर किसी भी काम को स्टार्ट करने का और उसको कंप्लीट करने का टाइम फिक्स करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इसमें कॉस्ट भी यानी कि लागत उस काम में कितनी लगेगी ये भी निर्धारित करेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। डिसिप्लिनरियन, इसमें क्या है? डिसिप्लिन देखा जाएगा कि जो जॉब है वो ऑर्डरली और सिस्टमैटिक वे में हो। ये हुए हमारे फंक्शनल फोरमैनशिप में प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के 4 क्लर्क्स। एक है रूट, एक इंस्ट्रक्शन, एक टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिनरियन। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या है? अरेंज करना सारी मशीन्स को, टूल्स को और रिसोर्सेज को अरेंज करना। ठीक। स्पीड बॉस का काम क्या होगा? टू ही एश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। इसका काम क्या है कि जो हमारे जॉब है वो टाइम पे कंप्लीट हो, ये पक्का करना स्पीड बॉस का काम है। रिपेयर बॉस का क्या काम है? ही एंश्योर्स दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन, कि जो हमारे टूल्स और मशीन्स हैं वो काम करने की हालत में हों। इंस्पेक्टर का क्या काम है? जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए, हमारे जो आउटपुट निकल के आए उसकी क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना हमारे इंस्पेक्टर का काम होता है। इंस्पेक्ट करना क्वालिटी को, जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया है उसको। ठीक, ये हुआ हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप ने टेलर ने बोला है कि हमारे फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में बांट देना चाहिए, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 बॉसेज होंगे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। प्लानिंग डिपार्टमेंट में होंगे रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन। ठीक, ये हुआ हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट, फंक्शनल फोरमैनशिप का यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है, पूरा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दिखाया हुआ है फैक्ट्री मैनेजर हैं जिनको बांट दिया है 2 डिपार्टमेंट्स में, प्लानिंग में और प्रोडक्शन में। प्लानिंग में फिर हमारे ये 4 हैं, इनमें बांटा, जो कि वर्कर्स को इस तरह से कंट्रोल करेंगे, असिस्ट करेंगे। और इसने बांटा इस तरह से 4 बॉसेस में प्रोडक्शन में, जो कि इस तरह से बॉस बन के वर्कर को डायरेक्ट करेंगे। ठीक, ये हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। Standardization of output is possible if standard is maintained right from selection of tools, equipment, machines to use. Maximize output by keeping in mind the quality standards. Standardization जो है किसी भी आउटपुट का, वो पॉसिबल है अगर जो हमारा स्टैंडर्ड है वो पहले से ही लेके चलें। जैसे कि टूल्स का सिलेक्ट करना, अच्छा से अच्छे टूल सेलेक्ट करना, इक्विपमेंट सेलेक्ट करना, मशीन्स यूज़ में हैं, जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी से अच्छी मशीन्स को यूज़ करना, उनकी वर्किंग कंडीशन को देखना, स्टैंडर्ड मशीन्स यूज़ करना। मैक्सिमाइज आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना ये ध्यान में रखते हुए कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो क्वालिटी अगर हम अच्छी होगी तो हमारा स्टैंडर्ड अपने आप हाई होगा। नेक्स्ट, अगर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? सिंप्लीफिकेशन एम्फेसाइजेज ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड साइज एंड टाइप्स। तो ये क्या करता है? एलिमिनेट करता है जो हमारी ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों में, जैसे कि प्रोडक्ट्स
एलिमिनेट करना जो कि यूज़फुल ना हो, उनके साइजेस चेक करना कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, और उनके टाइप्स। एलिमिनेशन का काम क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स हमारी जो क्वालिटी है उसको स्टैंडर्ड बना के रखना, जिससे कि हमारा मतलब, और वो स्टैंडर्ड कैसे बनेगा, जो हम शुरू से ही लेके चलेंगे हर एक चीज़ को अच्छे से सिलेक्ट करते हुए। ठीक, ये हुआ हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग मीन्स थकान। तो यहाँ पे क्या है कि दिस टेक्निक इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। तो फिर ये इसमें क्या होता है, रेस्ट इंटरवल्स को देखना, फ्रीक्वेंसी की कितनी बार हमें रेस्ट इंटरवल्स करना है, कितनी ड्यूरेशन, कितना टाइम, यानी कि इतने इतने टाइम में हमें रेस्ट इंटरवल्स करना है। 5 घंटे, जब 5 घंटे तक उन्होंने काम कर लिया वर्कर्स ने, तो अब उनको रेस्ट इंटरवल चाहिए, या फिर कितने घंटे बाद। फिर नंबर ऑफ, कितनी बार हमें रेस्ट इंटरवल देना है उन्हें। तो इससे क्या होगा, ये सब देखना किसका काम है, फटीग स्टडी का। किसका काम है ये, फटीग स्टडी में ये सब देखना होता है। ओके, कि वर्कर्स का जो रेस्ट इंटरवल है वो कहाँ, कब, कितने टाइम के लिए होना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन में होना चाहिए, जिससे क्या है कि वर्कर्स को आराम करने का टाइम मिल सके और ना ही वेस्टेज हो टाइम का। क्योंकि अगर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवल देंगे तो काम कब होगा, और उनको हम रेस्ट इंटरवल देंगे ही नहीं तो फिर भी हमारा काम स्लो हो जाएगा या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, क्योंकि उससे उन थकान है उन लोगों में, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है मेथड स्टडी। दिस टेक्निक इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स द प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टेक्निक कंडक्ट होती है ये देखने के लिए कि हम बेस्ट, बहुत अच्छे से अच्छा मेथड यूज़ करें, बहुत अच्छा तरीका यूज़ करें जॉब को परफॉर्म करने का, किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे से अच्छा मेथड यूज़ करना, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि वेस्टेज कम हो और यूसेज ज़्यादा हो। तो ऐसा मेथड यूज़ करना। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। दिस टेक्निक इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब। ये टेक्निक क्यों करी जाती है, ये निर्धारित करने के लिए कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना, मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, ये निर्धारित करने का, यानी कि हम उस जॉब को करने में कितना टाइम लगेगा ये निर्धारित करना। सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के लिए जो टारगेट है, स्टैंडर्ड टारगेट है, उसको सेट करना। डिटरमाइनिंग द नंबर्स ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। ये निर्धारित करना कि किसी काम को करने के लिए कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ना तो बहुत ज़्यादा वर्कर्स लग जाएंगे काम पर, ना ही बहुत कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर एक ही काम पे लगेंगे तो उससे क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उन काम तो होगा लेकिन उससे क्या है कि हमारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, क्योंकि एक ही काम पर जहाँ पे हमें इतनी नीड नहीं है वर्कर्स की, वहाँ पर हमने सारे वर्कर्स को लगा दिया, और अगर बहुत ज़्यादा कम वर्कर्स होंगे तो उससे भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वर्क हमारा टाइम पर अचीव नहीं होगा। कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन इफ़िशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज। कौन से वर्कर्स इफ़िशिएंट है, कौन इफ़िशिएंट नहीं है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखना, ये होता है हमारा टाइम स्टडी। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। जब कोई वर्कर काम कर रहा हो उनकी मूवमेंट्स को देखना कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, मतलब उनको चेक करना, ऑब्जर्व करना उनको। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। अब जो उनका प्रोडक्टिव मूवमेंट है और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, प्रोडक्टिव मीन्स जहाँ पे वो मन लगा कर काम कर रहे हैं ढंग से, जिससे कि कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। अनप्रोडक्टिव मीन्स फालतू का काम करना है, इधर उधर की बातें करना और यूँ ही फालतू की चीज़ें करना, तो ये क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, जिससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं है, फैक्ट्री को कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे इनको डिफ्रेंशिएट करना, इनको ऑब्जर्व करके डिफ्रेंशिएट करना। फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स। इससे क्या होगा कि हम उनके जो अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट है, यानी कि जो उनके फालतू के जो काम हैं जिससे कि कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और ऊपर से लॉस हो रहा है टाइम में, जिसकी वजह से टाइम पे हम अचीव ना कर, हो सकता है कि टाइम पे अचीव ना कर पाए अपने गोल को, उनको हटा देना, उनको काट देना। टू डिज़ाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स।
डिज़ाइन करना सुटेबल इक्विपमेंट्स को और टूल्स को ताकि हम मिनिमाइज़ कर सकें अनप्रोडक्टिव मूवमेंट वर्कर्स के जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, यानी कि जिससे वो कई बार उनको टूल्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा वो देखने को पड़ती है प्रॉब्लम्स, तो ऐसे उनको सूटेबल इक्विपमेंट्स या टूल्स प्रोवाइड कराना जिससे कि उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हट जाएं। तो ये हो गया हमारा मोशन स्टडी। वर्कर्स के मोशंस को यानी कि उनके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना, डिफ्रेंशिएट करना प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स में, फिर उसके बाद उनका कटिंग डाउन करना प्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट्स को, और उनको सूटेबल इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना जिससे कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो हैं वो हट सकें। डिफ्रेंशिएट पीस वेज सिस्टम। अब यहाँ पे पीस वेज सिस्टम क्या है? पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू इफ़िशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को अलग अलग वेजेस प्रोवाइड करना, अलग अलग वेजेस देना, अलग अलग रेट, मतलब कि जो इफ़िशिएंट है उनको अच्छे देना, जो इनएफिशिएंट है उनको कम अच्छा देना। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़। इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा वेजेस पे करना जिससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे और इफ़िशिएंट रहेंगे। एक्स्ट्रा वेजेस पेड, इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा वेज पे करने का एक और फ़ायदा है कि जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इफ़िशिएंट बनना चाहेंगे ये देखकर कि उनको तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। व्हेन द पेमेंट इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम। अगर हम वर्कर्स को ये कहें कि तुम अगर इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हें उसका इतना वेजेस मिलेगा, इतना रेम्युनरेशन मिलेगा, तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो। तो ये भी ये क्या होते हैं, पीस वेज सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन। चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या आता है कि मेंटल एटीट्यूड चेंज करना वर्कर्स का और मैनेजमेंट का एक दूसरे के प्रति। मैनेजमेंट वर्कर्स को मतलब नीचा ना दिखाएं, उनके साथ भेदभाव, बायसनेस ना करें, इस तरह का एटीट्यूड रखना, और वर्कर्स का भी एटीट्यूड रिस्पेक्टफुल रखना मैनेजमेंट के लिए, और कि वो सेक्रीफाइस भी करें, टाइम आने पर वो अपना 100% भी दें, 100% तो ऑलवेज ही दें। नेक्स्ट है कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच कोऑपरेशन यानी कि समन्वयता बनाना, जिससे क्या होगा कि कंपनी को फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर सारे एकजुट होकर मिलजुल कर काम करेंगे तो कंपनी का क्या है, गोल अचीव होगा अच्छे से। तो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच एकजुटता बनाने यानी कि समन्वयता बनाना, वर्कर्स को पार्शियलिटी के साथ ट्रीट ना करना, और मैनेजमेंट का क्या रिस्पेक्ट होना वर्कर्स के अंदर। रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन और प्रिजुडाइज फ्रॉम द माइंड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट अडॉप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग। वर्कर्स के दिमाग में से ये निकाल देना कि भाई वो उनके साथ अन्याय हो रहा है, या फिर उनके साथ भेदभाव हो रहा है, या उनको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा रहा है, ये चीज़ें उनके दिमाग में से निकाल देना। और मैनेजमेंट में जो सिस्टमैटिक थिंकिंग है उसको अडॉप्ट कराना। मैनेजमेंट में कई बार क्या होता है कि जो टॉप लेवल्स होते हैं या फिर जो मिडिल लेवल होते हैं वो सबऑर्डिनेट वाले यानी कि वर्कर्स को डाउन समझते हैं, जिससे क्या है कि वर्कर्स के अंदर क्या आती है, फीलिंग्स आती है डिसरिस्पेक्टफुल वाली या फिर बायसनेस वाली। उससे क्या उनके अंदर हीनता की भावना आती है, जिससे वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो ऐसी फीलिंग्स को हटाना उनके माइंड में से, उनको अच्छे से ट्रीट करना, अच्छा बिहेव करना उनके साथ मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। थैंक यू।